बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्रिस्टोफर सिंबल की बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 24 में देखें, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो आपको ये जो क्रिस्टोफर सिंबल इसमें ये है नहीं। मतलब आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जो है इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्रिस्टोफर सिंबल जो है ये एक करेक्शन टर्म है और ये रिची टेंसर में ही आ जाता है। तो रिची टेंसर में इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मतलब रिची टेंसर जो है इसको डिस्कस करने से पहले हमें क्रिस्टोफर सिंबल के बारे में समझना है कि व्हाट इज़ क्रिस्टोफर सिंबल। तो देखिए, आप लोगों को ये पता है कि अगर एक वेक्टर है या एक टेंसर है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक फ्रेम में इसकी वैल्यू जो भी है उसकी जो वैल्यू है वो दूसरे फ्रेम में भी वही होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि कंसिडर वी हैव टू टेंसर्स। हमारे पास दो टेंसर्स है। एक को हमने नाम दे दिया कि WNM और दूसरा टेंसर जो है वो V है। मतलब एक W है एक V है। यहाँ पे W आपके पास ये टेंसर है और यहाँ पे V जो है ये भी टेंसर है। ठीक है, कोई भी जनरलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो NM है, यहाँ पे जो NM है, ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, ये x फ्रेम में है, ये भी x फ्रेम में है। अगर दोनों ये जो वेक्टर्स है ये x फ्रेम में इक्वल है तो ये y फ्रेम में इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब इस तरह हमें एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर x फ्रेम में ये इक्वल है तो क्या ये y फ्रेम में भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ने देखना है कि कैसा इस तरह हो सकता है। इफ दिस इज ट्रू एंड एक्स फ्रेम, अगर ये दोनों जो वेक्टर्स है फर्ज कर ले ये एक्स फ्रेम में इक्वल है, मतलब इक्वलिटी दोनों W एंड V जो वेक्टर है ये एक्स फ्रेम में इक्वल है। ठीक है, तो देन F वेल ट्रू इन ऑल अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये है कि if this is true in x frame of reference then it will true in all other frame of reference। मतलब अगर हमारे पास x फ्रेम में ये इक्वल है तो ये y में भी इक्वल होंगे, z में भी इक्वल होंगे, और भी फ्रेम्स अगर आ गए तो ऑल फ्रेम में ये इक्वल होंगे। तो ये बात आप लोगों को समझना है कि हमने दो वेक्टर कंसिडर कर दिए, एक W है एक V है, ये x फ्रेम में इक्वल है तो ये ऑल फ्रेम में भी इक्वल होंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, नाउ द डेरिवेटिव और टेंसर नॉट नेसेसरीली ट्रांसफॉर्म इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टेंसर की अगर डेरिवेटिव हम ले लें तो डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं है कि वो भी इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है कि फर्ज कर ले सपोज कि x फ्रेम है हमारे पास और x फ्रेम में ये टेंसर t है और इसकी डेरिवेटिव जो v टेंसर है इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। x फ्रेम में ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों इक्वल है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी जो डेरिवेटिव है ये y फ्रेम में भी इक्वल होंगे। मतलब क्वेश्चन सिंपल सी ये है कि ये जो टी एम एन ऑफ x ये इक्वल है
पार्शल वी एम डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एन एक्स फ्रेम, ये एक्स फ्रेम में इक्वल है। तो क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हमने इधर लिख किया ये इक्वलिटी, क्या ये वाई फ्रेम में भी इक्वल हो सकता है? ठीक है, अगर वाई फ्रेम मतलब इधर भी वाई लिखते और इधर भी वाई लिखते और ये भी वाई कर दे, तो क्या ये इक्वल होंगे? इस क्वेश्चन को हमने फाइंड आउट करना है और इस नतीजे पे पहुंचना है कि क्या अगर डेरिवेटिव एक फ्रेम में इक्वल है तो क्या वो दूसरे फ्रेम में भी इक्वल हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्रिस्टोफल सिंबल जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हम इसी लेक्चर में इसी पे कंसंट्रेट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, डज द सेम टेंसर, ये जो मैंने बात की कि ये जो सेम टेंसर है ये वाई फ्रेम में भी इक्वल है, तो ये वही चीज़ मैंने लिखी है इधर। TMNY in the Y frame is equal to this। बिल्कुल वही जो मैंने उससे उधर बात की है कि अगर x फ्रेम में ये दो, ये जो टेंसर है इसके डेरिवेटिव है ये इक्वल है, तो क्या ये जो TMN ऑफ y ये भी इस तरह इसके बराबर है? ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है कि क्या TMN of y which is equal to partial VM divided by partial NY, क्या ये दोनों मतलब अगर x में इक्वल है तो क्या ये y में भी इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है, द आंसर इज नो सैडली, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये जो अगर x फ्रेम में इक्वल है डेरिवेटिव दो टेंसर की, तो y टेंसर में क्यों नहीं है? y द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमें हमारे पास सबूत क्या है, कैसे हम प्रूव कर ले कि y फ्रेम में ये जो डेरिवेटिव ये जो मैंने लिखा है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें आगे जाना है। अच्छा, नाउ गो बैक टू इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 अगर आप लोग को याद हो, अगर इक्वेशन 5 को मैं दोबारा लिख दूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। इक्वेशन 5 को हमने कुछ इस अंदाज में लिख दिया था। इक्वेशन 5 IETMN ऑफ y, इक्वेशन 5 एक टेंसर है, इसको y कोऑर्डिनेट्स में हम जो लिखते हैं वो पार्शल एक्स आर डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एम पार्शल एक्स एस डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन टी आर एस ऑफ एक्स। ये अगर आप लोगों को याद हो, ये हमने कुछ इस तरह डिराइव किया था। ये जो 5 इक्वेशन है, आप लोगों ने बैक जाना पड़ेगा। मैट्रिक टेंसर में जो हमने बात डिस्कस की थी, ये वही पॉइंट है इक्वेशन 5 जो मैंने दोबारा इधर लिख दिया। इक्वेशन 5 की तरफ हम वापस आ गए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पार्शल एक्स आर डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एम, ये वाला, और ये इधर आ गया। फिर टी आर एस, ये जो टी आर एस है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? टी आर एस मतलब ये कोऑर्डिनेट्स अगर हम चेंज कर ले, टी आर एस की जगह अगर हम लिख दे टी एम एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पार्शल वी एम डिवाइडेड बाई पार्शल एन एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में अगर इसको टी एम एन, मतलब जिस तरह पिछले जो हमने सपोज किया था इक्वेशन 1 में पिछले स्लाइड पे कि अगर ये दोनों इक्वल है, ये तो हमने इक्वलिटी ले ली है इसकी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो फिर अगर ये सिंबल जो है मतलब इधर आर एस की वैल्यू है, तो
पिछले जो इक्वेशन था, अगर आप लोगों को याद हो, जो हमने इक्वेशन 1 पिछले स्लाइड पे हमने इस तरह लिख दिया था कि टी एम एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पार्शल वी एम और इसके डेरिवेटिव पार्शल एक्स एन और एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे m की जगह r है और n की जगह s है। तो इसका तो मतलब ये है कि पार्शल वी आर डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एस एंड एक्स कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल ये वही इक्वेशन से हमने ये जो टर्म जो है ये हमने कुछ इस तरह लिख दिया कि पार्शल वी आर डिवाइडेड बाई पार्शल एक्स एस ऑफ एक्स। ये मैंने इधर शो किया हुआ है कि ये जो पिछले स्लाइड पे जो इक्वेशन था इसकी वैल्यू हमने इधर लगा दी। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को गौर से देख ले, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये इक्वेशन, ये वाला, ये दो टर्म जो है ये बैक चेन रूल है, मतलब रिवर्स है। चेन रूल पार्शल एक्स एस डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन है, पार्शल वी आर डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स एस। तो इसको अगर आप देख ले इसी तरीके से तो ये रिवर्स चेन रूल है। तो इसको हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल कैंसल आउट हो सकता है, ये वाला पार्शल एक्स एस और पार्शल एक्स एस अगर ये कंट्रैक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपके पास पार्शल वी आर डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन ऑफ एक्स, तो वही रह जाएगा, ये कंट्रैक्ट हो गया बाय एस। तो इस दो इक्वेशन से हमारे पास ये वाला इक्वेशन, ये वाला टर्म बन गया और ये टर्म एज एट इज। तो देखिए टी एम एन ऑफ वाई हमने स्टार्ट किया हुआ था और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। अब आगे ये है कि ये जो टी एम एन ऑफ वाई विच इज इक्वल टू पार्शल एक्स आर पार्शल वाई एम पार्शल वी आर डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, क्या ये टर्म इसके बराबर है? ये एक क्वेश्चन है, डज दिस इक्वल टू दिस? क्योंकि हमने जो स्टार्ट में एक क्वेश्चन एराइज किया था, स्टार्ट में क्वेश्चन ये था कि अगर एक्स फ्रेम में ये इक्वल है तो क्या ये वाई फ्रेम में भी इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, तो हमने इक्वेशन 5 कंसिडर किया, इक्वेशन 5 से हमें ये चीज़ मिल गया, ये वाला टर्म। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टर्म है ये इसके बराबर है? मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो टर्म है इसके बराबर है। अगर अगर ये इसके बराबर हो गया तो फिर तो सिंपल सी बात है कि ये जो टेंसर है दिस इज इक्वल टू दिस और इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि ये जो टर्म है इसको हम इवालुएट करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे और ये जो टर्म है इससे हम देखेंगे कि क्या इससे ये चीज़ आ जाती है। अगर ये चीज़ आ जाता है तो ठीक है, फिर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है फिर हम नहीं लिख सकते। तो अब ये जो टर्म है, ये जो पार्शल वी एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, हमने इसको कंसिडर करना है और हमने ये चीज़ डिराइव करना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लें आर पार्शल वी एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन ऑफ वाई। और इससे एक और बात हम हमारे पास आ जाती है और वो ये है कि इसमें से अगर हम पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन कॉमन ले लें और वी एम ऑफ वाई, ये एक टेंसर है, एक वेक्टर है और इस वेक्टर की वैल्यू अगर हम पुट कर ले
ये वैल्यू जो है ये कहाँ से आ जाता है? ये जो वैल्यू है ये मतलब वी एम ऑफ वाई, ये जो वैल्यू है ये हमने कहाँ से लिख दिया? ठीक है, तो इसको अगले स्लाइड पे इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। और वो ये है कि असल में इक्वेशन 5 जो है, अगर आप लोग बैक चले जाए इक्वेशन 5 में, हमने इक्वेशन 5 को कंसिडर किया लेकिन ओनली वन इंडेक्स। उधर इक्वेशन 5 में टू इंडेक्स है, अगर आप लोग ज़रा गौर कर ले इक्वेशन 5 में, इसमें टू इंडेक्स है। ठीक है, इक्वेशन 5 में टू इंडेक्स है। यहाँ पे हम अगर वन इंडेक्स की बात करें तो वन इंडेक्स जो है हमारे पास उस चीज़ के बराबर हो जाती है, क्योंकि इक्वेशन 5 अगर आप इधर में लिख लो अगर दोबारा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इक्वेशन 5 में जो हमने लिखा था, असल में इक्वेशन 5 ये है कि टी एम एन ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू समेशन आर एस पे हमारे पास समेशन है। ये आप लोग बैक जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये दोबारा मैं लिखना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि असल में ये इक्वेशन 5 मैंने कैसे इस वी एम के लिए यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उधर टी है इधर वी है, तो कैसे ये हो सकता है। अच्छा, तो इधर देखें, पार्शल एक्स एस है इक्वेशन 5 में, और पार्शल वी वाई एन है, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एस है, टी आर एस ऑफ एक्स, मतलब y से x कोऑर्डिनेट में किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक वेक्टर की, ये पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, और टी एम एन, यहाँ पे दो एंडिसेस है, अगर आप देखें दो एंडिसेस है। अगर दो एंडिसेस है तो इसका मतलब ये है कि एम और एन दोनों आने चाहिए, और इधर आर एस टी आर एस आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एंडिस में एक, मैंने लिखा हुआ है इधर आप लोग देखें, ये वही मैंने लिखा हुआ है इधर आप लोग देखें, ये वही चीज़ है। अब आगे ये है कि ये जो टी एम एन ऑफ वाई विच इज इक्वल टू पार्शल एक्स आर पार्शल वाई एम पार्शल वी आर डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, क्या ये टर्म इसके बराबर है? ये एक क्वेश्चन है, डज दिस इक्वल टू दिस? क्योंकि हमने जो स्टार्ट में क्वेश्चन एराइज किया था, स्टार्ट में क्वेश्चन ये था कि अगर एक्स फ्रेम में ये इक्वल है तो क्या ये वाई फ्रेम में भी इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, तो हमने इक्वेशन 5 कंसिडर किया, इक्वेशन 5 से हमें ये चीज़ मिल गया, ये वाला टर्म। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो टर्म है ये इसके बराबर है? मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो टर्म है इसके बराबर है। अगर अगर ये इसके बराबर हो गया तो फिर तो सिंपल सी बात है कि ये जो टेंसर है दिस इज इक्वल टू दिस, और इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि ये जो टर्म है इसको हम इवालुएट करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे,
और ये जो टर्म है, इससे हम देखेंगे कि क्या इससे ये चीज़ आ जाती है। अगर ये चीज़ आ जाता है तो ठीक है, फिर तो हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है फिर हम नहीं लिख सकते। तो अब ये जो टर्म है, ये जो पार्शल वी एम डिवाइडेड बाई पार्शल वाई एन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, हमने इसको कंसिडर करना है और हमने ये चीज़ डिराइव करना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लें, आर पार्शल वी एम डिवाइड बाई पार्शल वाई एन ऑफ वाई। और इससे एक और बात हम हमारे पास आ जाती है, और वो ये है कि इसमें से अगर हम पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन कॉमन ले लें, और वी एम ऑफ वाई ये एक टेंसर है, एक वेक्टर है, और इस वेक्टर की वैल्यू अगर हम पुट कर ले, आ, ये वैल्यू जो है ये कहाँ से आ जाता है, ये जो वैल्यू है ये मतलब वी एम ऑफ वाई, ये जो वैल्यू है ये हमने कहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो इसको अगले स्लाइड पे इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। और वो ये है कि असल में इक्वेशन 5 जो है, अगर आप लोग बैक चले जाए इक्वेशन 5 में, हमने इक्वेशन 5 को कंसिडर किया लेकिन ओनली वन इंडेक्स। उधर इक्वेशन 5 में टू इंडेक्स है, अगर आप लोग ज़रा गौर कर ले, इक्वेशन 5 में इसमें टू इंडेक्स है। ठीक है, इक्वेशन 5 में टू इंडेक्स है। यहाँ पे हम अगर वन इंडेक्स की बात करें तो वन इंडेक्स जो है हमारे पास उस चीज़ के बराबर हो जाती है, क्योंकि इक्वेशन 5 अगर आप इधर में लिख लो अगर दोबारा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इक्वेशन 5 में जो हमने लिखा था, असल में इक्वेशन 5 ये है कि टी एम एन ऑफ वाई विच इज़ इक्वल टू समेशन आर एस पे हमारे पास समेशन है। ये आप लोग बैक जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये दोबारा मैं लिखना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि असल में ये इक्वेशन 5 मैंने कैसे इस वी एम के लिए यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उधर टी है इधर वी है, तो कैसे ये हो सकता है। अच्छा, तो इधर देखें, पार्शल एक्स एस है इक्वेशन 5 में, और पार्शल वी वाई एन है, और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन टी आर एस है, टी आर एस ऑफ एक्स, मतलब y से x कोऑर्डिनेट में किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक वेक्टर की, ये पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, और टी एम एन, यहाँ पे दो एंडिसेस है, अगर आप देखें दो एंडिसेस है। अगर दो एंडिसेस है तो इसका मतलब ये है कि एम और एन दोनों आने चाहिए, और इधर आर एस टी आर एस आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एंडिस में एक कम कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं टी एम लिख दूँ, टी एम ऑफ वाई में लिख दूँ, तो ये जो 5 इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये 5 इक्वेशन आपके पास, ये जो टी एम मतलब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वाई कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पे समेशन ख़त्म हो जाएगा, और पार्शल एक्स आर डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एम, ये आ जाएगा। और यहाँ पे टी एम है, तो ये आपके पास इधर टी आर आ जाएगा, जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन एम एन आर एस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इधर टी आर आ जाएगा।
और ये x कोऑर्डिनेट में इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन एंडिसिस में ये 5 इक्वेशन हम इस तरह लिखेंगे। अब t की जगह जस्ट हम रिप्लेस करेंगे v। तो वी एम ऑफ वाई के लिए हम ये जो 5 इक्वेशन है हम किस तरह लिखेंगे? वी एम ऑफ वाई बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को देके इसको अगर हम देके लिख ले तो t की जगह अगर हम m लिखते और ये y कोऑर्डिनेट है, ये जस्ट इक्वल हो जाएगा पार्शल x r डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एम और वी आर हो जाएगा और ये एक्स फ्रेम में ये इधर आ जाएगा। तो इसको अगर आप देख लीजिए जस्ट ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सब ये जो डिस्कशन है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो वी एम वन कोऑर्डिनेट में है, वन एंडिसिस में है, ये हमने रिड्यूस कर दिया। इसकी जगह हमने ये पॉइंट, ये जो एक्सप्रेशन है ये लिख दिया। ठीक है, आगे में भी मैंने लिखा हुआ इधर, आप लोग देखें ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है, लेकिन ये वन डायमेंशन में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में दोबारा मैंने डिस्कशन इस पर ज़्यादा की, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं और आगे अब क्या होगा। अब अगर आप लोग बैक चले जाए तो वो जो प्रोडक्ट फार्मूला था वही प्रोडक्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। जिस तरह 1 मिनट इसको यहाँ पे दोबारा अगर मैं लिख दूँ, क्योंकि अभी इस तरह जो हमारे पास हमने कंसिडर किया था, ये इस वीडियो में हम बैक नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिख दूँ। वही पिछले वाला इक्वेशन जो है वो पार्शल वी एम डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन था और ये वाई कोऑर्डिनेट में था और ये इक्वल हो गया था पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन, और यहाँ पे आपके पास जो हमने वन डायमेंशन में वो कंसिडर किया था वी एम, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी वाई कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट तक। तो वो इक्वेशन हम इधर दोबारा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ऑफ एक्स। ये वही इक्वेशन है जो पिछले स्लाइड पे था, लेकिन हम वीडियो में पीछे नहीं जा सकते तो रिकॉर्डिंग में, तो इसी वजह से मैंने दोबारा इधर लिख दिया। इस इक्वेशन को अगर आप देख ले, इसके अगर हम डिरावेटिव करना है तो ये प्रोडक्ट रूल है इधर, मतलब ए बी, जिस तरह डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमने इसकी डेरिवेटिव करनी है, क्योंकि ये और ये दोनों फंक्शन है इसके। तो पहले अगर हमने डेरिवेटिव करनी है, इसको हमने छोड़ना है, इसको छोड़ ले, पार्शल एक्स आर डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एम, इसको हम छोड़ रहे हैं और इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शल वाई, पार्शल डिवाइडेड बाय पार्शल वाई एन वी आर एन सॉरी ऑफ एक्स, ये आ गया, प्लस फिर हमने इसको क्या करना है, मतलब पहले तो हमने ये छोड़ दिया इसकी डेरिवेटिव, फिर हम ये छोड़ रहे हैं और इसकी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इधर ही लग दिया, ये हमने छोड़ दिया इसको, तो इसकी डेरिवेटिव और ये छोड़ दिया, तो ये वो प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे जो आप लोग अगर कंपेयर कर दे, जो इनिशियली हमने लिखा हुआ था कि क्या ये बराबर है, क्या ये जो टी एम एन ऑफ वाई जो हमने बराबर किया था, ये असल में है, ये है टी एम एन ऑफ वाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ये इसके बराबर हो गया। तो अगर आप लोग बैक चले जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये टर्म जो है बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। लेकिन लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, ये एक्स्ट्रा टर्म है। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इसको असल में गेमा, एक कैपिटल गेमा और एन एम जो कोऑर्डिनेट्स है, हम इसको रिप्रेजेंट मतलब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है गेमा एन एम एंड एन सॉरी कैपिटल गेमा एन एम आर, और इसको नाम दिया गया है इस गेमा, इसको नाम दिया गया है क्रिस्टोफल सिंबल, क्रिस्टोफल सिंबल। ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है कि ये एक क्रिस्टोफल सिंबल है, इसमें ये एक फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होगा अगर ये एक्स्ट्रा। अच्छा, तो जो हमने सपोज किया था कि ये इसके एंड वी आर आस्क डेट, हमें ये पूछा गया था कि ये टी एम एन ऑफ वाई, क्या ये और ये वाई इसमें बराबर है। जो इनिशियली में हमने कहा था कि ये नहीं है, अगर एक फ्रेम में ये इक्वल है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे फ्रेम में इसके डेरिवेटिव इक्वल हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि टी एम एन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट में हमने कैलकुलेट कर दिया टी एन वी एम विच इज़ इक्वल टू पार्शल वी एम पार्शल वाई एन प्लस एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। ये एक्स्ट्रा टर्म की वजह से हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव के एक टेंसर जो है वन कोऑर्डिनेट में अगर एक्स कोऑर्डिनेट में इक्वल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाई कोऑर्डिनेट में भी इक्वल हो सके। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म की वजह से व्हाट दिस क्रिस्टोफल सिंबल है क्या चीज़। ठीक है, ये असल में रिची टेंसर में आ जाता है, ये एक टेंसर है। ठीक है, the ordinate derivative of a tensor in one frame of reference does not transform। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर, अगर एक टेंसर की जो डेरिवेटिव है इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फ्रेम, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते डेरिवेटिव, यू नीड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ठीक है, let the covariant derivative in equation 8 we have only one index, now in tmn we have two indices। अगर हमारे पास two indices है, मतलब वन इंडिसेस, अगर हमारे पास टू इंडिस है तो फिर डेल्टा पी टी एम एन, यहाँ पे हमारे पास दो क्रिस्टोफल सिंबल्स होने चाहिए। अगर तीन है टी एम एन पी एक और आ गया तो फिर हमारे पास तीन क्रेस्टोपल सिंबल्स होने चाहिए। डिपेंड करता है आपके एंडिसेस पे कि कितने एंडिसेस है, उसके मुताबिक आपके पास इस तरह अगर वन एंडिक्स है तो वन क्रेस्टोपल सिंबल, दो एंडिक्सेस है तो दो क्रेस्टोपल सिंबल, तीन एंडिसेस है तो आपके पास तीन क्रेस्टोपल सिंबल्स ही आ जाएंगे। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेंसर फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अगर करना चाहे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करना चाहे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में तो इसको इसी तरीके से हम ये क्रिस्टोफल सिंबल, ये एक एक्स्ट्रा टर्म, मतलब क्रिस्टोफल सिंबल मीन्स एक एक्स्ट्रा टेंसर हमारे पास आता है और वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास आ जाता है। एक थोड़ी देर के लिए हम वापस चलते हैं pythagoras थ्योरम की तरफ, और pythagoras थ्योरम में हम मेट्रिक टेंसर को देखते हैं कि मेट्रिक टेंसर पे क्या असर है। ठीक है, नाउ द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द मेट्रिक टेंसर, ये आपके पास एक ट्राइंगल है dx1 dx2 ds,
तो pythagoras थ्योरम आपको ये बता देता है कि डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू स्क्वायर, और फर्दर समेशन में हम डी एक्स एन लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये इंडिसेस डिफरेंट है, एन की जगह एम एन हो, तो फिर समेशन लगेगा एम एन, तो डी एक्स एन, और यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा लगेगा, डेल्टा एम एन फॉर अ फ्लैट सरफेस। ये आप लोगों को पता है कि फॉर अ फ्लैट सरफेस डेल्टा एम एन इज इक्वल टू जी एम एन, ये दोनों बराबर है। अच्छा, अब वही जो हम बिल्कुल वही इक्वेशन अगर हम ले लें, टी टी एम एन की जगह अगर हम जो अभी हमने कैलकुलेट कर दिया, इसकी जगह अगर हम जी एम एन की बात कर ले फ्लैट सरफेस में इसकी बात कर ले, तो फिर वो जो इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव किया था, वो हम किस तरह लिख सकेंगे? वो जो इक्वेशन 8 हमने डिराइव किया था, और यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये जो डेल्टा पी की जो हमने बात की है, डेल्टा पी जो पिछले इक्वेशन में हमने डेल्टा पी टी एम एन लिख दिया था, लेकिन ये डेल्टा आर अगर हम लिख दे, कोई डेरिवेटिव लिख दे, और जी एम एन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट में अगर हम देख ले, तो ये याद रखिएगा ये जी एम एन फ्लैट सरफेस के लिए ये कांस्टेंट है, या तो ज़ीरो है या वन है, क्योंकि हमने बात की थी अगर एम एन इक्वल है तो ये वन होगा, अगर एम एन इज नॉट इक्वल है तो ये ज़ीरो होगा। अगर वन और ज़ीरो है तो इसका मतलब यह तो एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव हमेशा के लिए ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर टी एम एन की जगह हम जी एम एन पुट कर ले, मीट्रिक टेंसर पुट कर ले फॉर अ फ्लैट सरफेस, तो इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, और ये ज़ीरो है ही। ठीक है, नाउ इफ वी रिप्लेस जी एम एन बाई टी एम एन इन इक्वेशन नंबर 9, जो हमने इक्वेशन नंबर 9 कैलकुलेट किया था दो एंडिसेस के लिए, तो टी एम एन की जगह अगर हम जी एम एन पुट कर ले, तो ये जी एम एन मेट्रिक टेंसर जी एम एन जी आर एन वो ज़रा चेंज हो सकता है, ठीक है, और गेमा पी एन, और ये टी एम एन, सॉरी ये टी एम एन नहीं होना चाहिए, ये जी एम आर होना चाहिए, ये कोई गलती है, क्योंकि टी एम तो ख़त्म हो गया, तो ये जी हो गया, जी एम आर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये भी जी होना चाहिए, ये जी एम आर है। अब इधर आ गए और इसको ज़रा देखे, डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव जो है ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ज़ीरो डेरिवेटिव है, और फिर आपके पास जी एम एन, यहाँ पे जी आर एन, और ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसकी ज़ीरो होगी, पार्शल नहीं है, पार्शल डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गया, ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कर ले, इसके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैथमेटिशियन होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट करे, लेकिन ये एक बिगिनिंग है आप लोगों की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि इसको कैलकुलेट कर ले, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो इसमें 5-6 पेजेस कैलकुलेशन है, तो इसको अ, मतलब ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें कि क्रिस्टोफल सिंबल है क्या चीज़, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके देख ले, तो आपके पास ये वाला इक्वेशन आ जाता है, अब इसको सॉल्व करें तो गेमा बी सी ए, और ये पूरा एक इक्वेशन आ जाता है क्रिस्टोफल सिंबल की, और ये क्रिस्टोफल सिंबल असल में है करेक्शन सिंबल फॉर फ्लैट सरफेस, और गेमा जो है फॉर अ फ्लैट सरफेस ये हमेशा के लिए ज़ीरो होगा, मतलब अगर फ्लैट सरफेस आ गया, फ़र्ज़ कर ले ये एक फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस के लिए क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो ज़ीरो होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास
कर्व्ड सरफेस है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा के लिए कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस में हमेशा के लिए एक करेक्शन सिंबल आ जाता है, और वो करेक्शन सिंबल जो है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल कहते हैं। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस ले ले तो फ्लैट सरफेस के लिए ये जो करेक्शन सिंबल है या क्रिस्टोफल सिंबल है ये हमेशा के लिए ज़ीरो होगा। तो इसी वजह से आपके पास रीची टेंसर जो है वो भी कर्व्ड सरफेस में आ जाता है। तो ये कर्व्ड सरफेस में आपके पास ये वाला टर्म आ जाता है। इसी वजह से इसको हमने पहले देख लिया कि ये क्रिस्टोफल सिंबल है क्या चीज़, और ये किस तरह आ जाता है, करेक्शन टर्म आ जाता है। ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एक डेरिवेटिव को दूसरे में, एक टेंसर को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसी वजह से एक करेक्शन टर्म आ जाता है। तो क्रिस्टोफल सिंबल इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द मैट्रिक टेंसर, ये हमने देख लिया कि ये इसी ये जो पिछला इक्वेशन है वो मैट्रिक टेंसर में इस तरह हम लिख सकते हैं। क्रिस्टोफल सिंबल वेरीज इन द रिची कर्वेचर टेंसर, सो इट इज़ नॉट लुक इन द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। ये मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये वेरी करता है, रिची कर्वेचर टेंसर में ये वेरिएशन इसकी आ जाती है। तो इसी वजह से हमने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में बज़ाहिर क्रिस्टोफल सिंबल जो है वो आपको नहीं मिलता, लेकिन ये कर्वेचर टेंसर में ये वेरी करता है, तो इसी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। आगे जो लेक्चर है इसमें हम आगे चीज़ें